हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। रोज़ की तरह आज हम नाउन्स चैप्टर कंप्लीट कर कर मतलब मैं पार्ट 10 तक नाउन चैप्टर को कंप्लीट कर अब प्रोनाउन चैप्टर को स्टार्ट किया हूँ। और उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 क्लास प्रोनाउन के ले लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट से ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सिलेक्शन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। अगर आप सिलेक्शन गुरुजी को ट्यून किए हैं तो आप सही जगह हैं। इस क्लास के बाद यहाँ आने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा एक एक चीज़ को और बारीकी चीज़ को जो भी है। और यह क्लास आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो CGL हो, MT हो, CCSL और वनडे एग्ज़ाम जो भी है उन सभी के लिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारे GS GK प्रैक्टिस बेस सुबह 6 बजे सतीश सर लेकर आते हैं। रीजनिंग जो कि 7 बजे चलता है योगेश सर लेकर आते हैं। उसके बाद 8 बजे मैथमेटिक्स के चलते हैं जो कि दीपक सर लेकर आते हैं। फिर हिंदी की क्लासेस चलते हैं आपके 9 बजे सुबह में जो कि जयशंकर सर लेकर आते हैं। फिर इंग्लिश जो कि चैप्टर वाइज चलता है जो मैं खुद लेकर आता हूँ, भरत सर। फिर उसके बाद 8 बजे जो शाम को चलने वाला है मैथ, वो भी चैप्टर वाइज जल्द से जल्द शुरू होगा। ठीक है, तो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट अब कर चुका। ये प्रोनाउन का तीसरा वीडियो है, तो बाकी वीडियो जो नहीं देखे हैं जाकर बैक साइड जाकर देख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा बहस ना करते हुए चलिए चलते हैं मेन मुद्दे पर। अभी तक हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अब हम पर पढ़े हैं और आगे जो पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। किसको? रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ओके, पर इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर ले और उसके बाद यहाँ पर हम बताते हैं क्या क्या चीज़ ये होता है। ओके, चलिए। रेसिप्रोकल का मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाना चाहता है, मतलब कि एक दूसरे से आपन से संबंध बताने की कोशिश करता है। एक यहाँ पर देखिए दिया था आपका ईच अदर्स और दूसरा दिया आपका वन अनदर्स। ईच अदर्स जब 2 पर्सन होते हैं तो उनके बीच में अगर हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ बंटवारा कर रहे हैं या फिर कुछ लेन देन की काम कर रहे हैं, साझा की बात कर रहे हैं, साझा उसमें ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसे चीज़ में अगर 2 पर्सन्स हैं, 2 लोग हैं, तो वहाँ पर हम ईच अदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है वन अनदर्स। वन अनदर हम किस कंडीशन में करते हैं? जब 2 से अधिक व्यक्ति हो और उनके हम बंटवारे की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दिस स्वीट डिस्ट्रीब्यूट each अदर। ठीक है, each अदर है ना, तो ये स्वीट है, आपस में एक दूसरे में बांटो। तो ऐसे कंडीशन में हम each अदर का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम वन अदर कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यही सेम हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, दिस स्वीट डिस्ट्रीब्यूट वन अनदर। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है? स्वीट से एक ही है, भले उससे कोई मतलब नहीं कि जब बांटने का काम किया जा रहा है, संबंध को जो काम कर रहा है एक से अधिक लोगों की नहीं, यहाँ पर 2 से अधिक लोगों की बात किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईच अदर जब 2 पर्सन हो तो उस केस में करते हैं, अब 2 से अधिक हो तो उस केस में हम वन अनदर का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। बस यही समझाना चाहता हूँ। इसी बेस पर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने थ्रो आउट किया है, तो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका, ही वॉज सो अफ्रेड डैट हिज नीज नॉक्ड अगेंस्ट। चलिए, क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से, ही आ गया तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, ईच अदर वाला काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सोच समझ कर काम करिएगा। ओके, अगर आपने यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही का इस्तेमाल किया, मतलब एक वचन के यहाँ पर श्योरली इस्तेमाल कर लिया है, तो इस कंडीशन में हम ईच अदर का ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे?
ईच अदर का, इसलिए ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड अगेंस्ट ईच अदर्स। ओके, तो वो इतना भयभीत हो गया, उसके घुटने तक उसके कांपने लगे, मतलब खड़े नहीं हो पाए उसके विरुद्ध। ओके, दूसरा है इसमें आपका ऑल द एमपीज कोऑपरेट विथ, उसके बाद ब्लैंक दिया है, उसके बाद क्या हो सकता है when it comes to increase their salaries। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, एक दो व्यक्ति की बात नहीं करा, आल बोल दिया, तो इतना तो आइडिया लगा ही सकते हैं कि जब आल बोल दिया तो मैंने बताया ना सीधे सीधे कि दो से जब भी अधिक की बात करें तो ऐसे कंडीशन में हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, वन अनदर लिखेंगे। क्या लिख देंगे, वन अनदर लिख देंगे। ओके, इसलिए आंख बंद कर आप राइट कर सकते हैं। क्यों, ध्यान से देखिए, ईच अदर दो पर्सन के बीच की साझेदारी की चीज़ हो, मामला हो, जो भी है उसके बीच का हम काम करेंगे। अगर दो से अधिक है तो उस केस में हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है कि ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज अफ्रेड नॉक्ड अगेंस्ट ईच अदर होगा। ओके, तो दूसरा हो गया ऑल द एमपी, ऑल आ गया मतलब दो से अधिक हो गए, इसलिए यहाँ पर हम वन अनदर का यूज़ करेंगे। ओके, चलते हैं आगे। यहाँ पर दिया है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है यहाँ पर इंडिकेट करना, किसी को मतलब इशारा संकेत करना हम। जैसे यहाँ पर देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं विथ नाउन के साथ, उसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं यहाँ पर आप सबको बताया जाएगा। ओके, दिस और दैट, ध्यान से देखिएगा, दिस और दैट ये सिंगुलर नाउन के लिए एज ए इस्तेमाल करते हैं। ओके, और दीज, दोज और सच, ठीक है, ये ऐसे हैं जो कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, दीज और जो दोज हैं ये प्लूरल नाउन के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं ऐसे। ओके, और सच का मतलब यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया तो मैं लिख दे रहा हूँ ऐसा या फिर ऐसे होता है। ओके, क्लियर हुआ ना। अब हम बताने चाह रहे हैं कि दिस मतलब, डैट मतलब यहाँ पर कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज माई बुक। हम इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस इज माई बुक। अब नज़दीक कोई है, हम इंडिकेट करें, संकेत करें कि वो मेरा किताब है ना। अगर वही चीज़ मान लीजिए दूर है तो क्या कहेंगे, डैट इज माई बुक, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि ये भी है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव केस, बट यहाँ पर क्या है, दूर के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, तो इसलिए देखिए इसे आपका कंप्लीट होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपको ये दिया गया है दोज और डैट, इनका हम इस्तेमाल दूर के लिए करते हैं। किसका, डैट और दोज का। फिर सुन लीजिए, डैट और दोज का दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस और दीज, इन दोनों का हम नियर अबाउट मतलब पास के केस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि दिस और डैट नियर अबाउट के मामले में करते हैं, दिस और दोज फॉर मतलब दूर के केस में करते हैं। ओके, और सच का मतलब आप जानते हैं, ऐसा या फिर ऐसे होता है। ओके, तो ऐसे ठीक है, आप समझ गए हैं अच्छे तरीके से कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव केस में क्या क्या आता है, कि यहाँ पर हम उनके साथ नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ प्रोनाउन का भी इस्तेमाल यहाँ पर इसके साथ कर सकते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इनका इस्तेमाल हम कैसे कैसे करते हैं। दिस, डैट हालांकि सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एज जब नाउन के साथ करेंगे तो एक वचन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब दीज, दोज ये प्लूरल नाउन के साथ काम करते हैं, मतलब बहुवचन के इनके साथ काम होता है। ओके, और बात आती है सच। सच यहाँ पर ठीक है एज ए प्लूरल ही काम करते, बट इसका जो हिंदी निकल कर आएगा ऐसा या फिर ऐसे हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसी बेस पे मतलब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं और देखते हैं और आपको वहाँ पर आंसर देना होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है दिस टाइप्स ऑफ बुक्स इज यूजफुल। चलिए बताइए यहाँ पर क्या गड़बड़ है उसे बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर फाइंड द एरर्स, बेस आपका यही है, ठीक है, बेस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब जस्ट जो मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको काम करना है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या गड़बड़ है। अगर दिस आ गया, ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया दिस अगर आ गया, डैट आ गया, तो ये सिंगुलर नाउन के साथ ऐड होने चाहिए ना। तो दिस के बाद यहाँ पर क्या आ गया, टाइप्स हो गए मतलब प्लूरल हो गए, बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर गड़बड़ है ना। तो इसीलिए प्रभु क्या करना है, यहाँ से ये ना लिखकर हम लिखेंगे सिर्फ टाइप, TY
PE। ओके, तो मतलब यही लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका यहाँ पर गड़बड़ था, मैंने आपको उसको फिलअप कर दिया, मेक आउट। सेकेंड यहाँ पर है दीज इंफॉर्मेशंस आर नॉट गुड। चलिए बताइए यहाँ पे क्या गड़बड़ है। दीज इंफॉर्मेशंस आर नॉट गुड, सीधी सी बात है। मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था नाउन में ऐसे कि इंफॉर्मेशन के साथ हम कभी भी यस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ से यस हटा दीजिए। ओके, दीज हालांकि जब हम लगा दीजिए ये तो बहुवचन है ही, प्लूरल में है ही, बट जो इसके साथ हम जो नाउन्स यहाँ पर टैग या एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन है तो इनके साथ हम यस इस्तेमाल ही नहीं करते। कहने का मतलब ये है मेरा। ओके, क्योंकि ये हमेशा एज ए प्लूरल में होते हैं, बहुवचन में होते हैं, तो इनके साथ हम यस नहीं लगाते। मैंने एक एक चीज़ को बारीकी चीज़ से समझाया है नाउन वाले क्लास में, जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर यस नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इंफॉर्मेशन आर नॉट गुड। ओके, चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद। सेकेंड हो गया हमारा। अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, सी लव्स दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। चलिए बताइए यहाँ पर क्या गड़बड़ है। 3 सेकंड का टाइम आपको दे रहे हैं। चलिए, अगर आपने सोचा जो हम भी सोचे, आपने सही सोचा, इसलिए बहुत अच्छा था। चलिए, जैसे यहाँ पर टाइप्स आ गया था, यहाँ पर काइंड्स आ गया प्रभु, दिस आ गया, दिस के साथ अभी जस्ट हमने बताया कि सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए काइंड से यस हटा दीजिए, सिर्फ यहाँ पर काइंड लिखिए, इसलिए इसका आंसर होगा सी लव्स दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस। एक चीज़ और इंफॉर्मेशन के लिए मैंने जब एक बताया था कि अगर इसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना चाहते हैं, इसको मतलब कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे, मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन न लिखकर कुछ और ऐड करना चाहते हैं, उसको कैसे हम बना सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल। जैसे इसमें ऐड करेंगे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर ये चीज़ हम ऐड करते हैं तब तो हम यहाँ पर काम कर सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। हालांकि ये जो वर्ड आपको दिया गया इंफॉर्मेशन हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे वो सिंगुलर के साथ आए चाहे प्लूरल के साथ आए। ओके, डन। चलिए सी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में सच ए बिहेवियर इज डेप्लोरेबल। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है इसमें। सीधी सी बात है, बिहेवियर आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। और एक चीज़ हमने बताया था जस्ट नाउन वाले क्लास में, जब भी आपका बिहेवियर शब्द आया या फिर अनकाउंटेबल नाउन आया तो उसके साथ हम किसी भी एडिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए जो बिहेवियर के साथ ए है उसे हटा दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सच बिहेवियर इज डेप्लोरेबल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो जाएगा आंसर। 5 है आपका, सच एन एक्ट्स ऑफ टेरर शुड बी कंडेम्ड। चलिए यहाँ पे क्या गड़बड़ है बताइए। यहाँ पर देखिए 2 तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं दूसरे वाले में, क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी। एक तो यहाँ पर दिया है सच के बाद यहाँ पर जो आपका एक्ट्स दिया है, अगर इसको आप नहीं हटाना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये जो एन दिया तो पहले इसको हटा दीजिए, यहाँ पर ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सच ए के बाद, ठीक है, सच के बाद यहाँ पर ए का ना इस्तेमाल कर डायरेक्ट हम लिखेंगे सच एक्ट, लिखेंगे डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, सच एक्ट केवल लिखेंगे। तो ऐसा इसका आंसर 2 तरीके से हम दे सकते हैं, सच एक्ट ऑफ टेरर शुड बी कंडेम्ड, ये पहला तरीका। दूसरा हो सकता है सच ए एक्ट्स ऑफ टेरर शुड बी कंडेम्ड। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को बना सकते हैं, जो कि दोनों आपका सही है, लेकिन यहाँ पर हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सच ए जेंट्री कैन्स इन्फ्लुएंस द पुलिस। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है। जेंट्रिक मतलब बता दिया था, फिर भी बता दे रहा हूँ। जेंट्रिक मतलब था हाई क्लास पीपल। क्या होता है, हाई क्लास पीपल होता है। और जब पीपल शब्द आ गया तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि आपका बहुवचन शब्द है, मतलब प्लूरल शब्द है। तो ऐसे केस में जेंट्री के पहले जो ए लगा है
भैया उसे हटा दीजिए। तो हो जाएगा क्या, सच जेंडरी कैन इन्फ्लुएंस द पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ये होना चाहिए आंसर। ओके, अगर सेशन मेरा अच्छा लग रहा है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है कि अच्छा हम पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट करें और लाइक भी ठोक दें। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे सिलसिले में कुछ और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बनाए हैं और यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या चीज़ है। यहाँ पर फाइंड आउट द एरर्स डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के ही रूप में यहाँ पर बताया जाएगा। द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन मुंबई। दूसरा क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ ग्रेटर दैन इंडिया आ गया। चलिए, यहाँ पर दो केसेस ऐसे हैं जो कि आपको बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्या गड़बड़ है, और वो भी यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। ओके, पहले आप सोचिए 3 सेकेंड, मैं आपको समय दे रहा हूँ और सोच समझ के बताइए यहाँ पर क्या गड़बड़ हो सकता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर अपने द स्टेट ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन डायरेक्ट मुंबई। यहाँ पे एक शब्द है स्ट्रीट। क्या शब्द है, स्ट्रीट। जब भी हम किसी से कंपेयर करते हैं तो बराबर वाले चीज़ों में हम कंपेयर करते हैं। दैन के बाद जो हम लिखना चाहेंगे चीज़, हम फिर से स्ट्रीट नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर स्ट्रीट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, अभी हम जस्ट पढ़ रहे हैं कि नाउन के स्थान पर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम तो प्रोनाउन करते हैं, इसलिए स्ट्रीट को यहाँ पर ना लिखकर इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, दोज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दोज ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दोज ऑफ। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर बहुवचन होना चाहिए, यहाँ पर यस होना चाहिए। गड़बड़ हो गया लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन दोज ऑफ, क्या हो जाएगा, दोज ऑफ। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे क्या, मुंबई। तो इस तरीके से आपका आंसर डन हो जाएगा। जो स्ट्रीट यहाँ पर रिपीट करने वाला था उसी स्ट्रीट के स्थान पर हमने दोज ऑफ का इस्तेमाल किया है। ओके, डन हो गया ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या फिलअप हो जाएगा, दोज ऑफ होगा। क्या होगा, दोज ऑफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। दूसरा केस है यहाँ पर द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ ग्रेटर दैन इंडिया। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया लेकिन पॉपुलेशन की बात कर रहा है। पॉपुलेशन यहाँ पर हम डबल इस्तेमाल ना करके इसके स्थान पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर इज इस्तेमाल किया गया। आप सोच सकते हैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर भैया हम पॉपुलेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, पॉपुलेशन का यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रोनाउन यूज़ हम कर रहे हैं, प्रोनाउन आपको पढ़ा है। तो ऐसे केस में क्या करना है, इसके स्थान पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इज़ दिया इसलिए इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, डैट ऑफ। क्या इस्तेमाल करेंगे, डैट ऑफ। ठीक है ना। तो हम पॉपुलेशन का रिपीटेशन नहीं करेंगे, मतलब नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर डैट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। किसके स्थान पर, पॉपुलेशन के स्थान पर। इसलिए इसका जो आंसर होगा द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ ग्रेटर दैन के बाद यहाँ पर डैट ऑफ, क्या लिखेंगे, डैट ऑफ लिखेंगे, डैट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी डन। थर्ड है द लॉस ऑफ इराक आर नॉट लेस सेवरर दैन इजिप्ट। चलिए बताइए, सेम तरीका वही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम बताया मैंने कि यहाँ पर देखिए किसका, ठीक है, द लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ इराक के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, सेम तरीका वही, क्या, दोज ऑफ। क्या लिखेंगे, दोज ऑफ का इस्तेमाल हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नहीं प्लूरल का यहाँ हम इस्तेमाल करना है। द लॉस ऑफ इराक आर नॉट लेस सेवरस दैन दोज ऑफ इजिप्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर हम आगे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में द क्लाइमेट्स ऑफ मुंबई इज़ नॉट एक्सट्रीम एज जयपुर। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है और यहाँ पर क्या होना चाहिए। सीधी सी बात है, सेम तरीका यहाँ बता रहे, क्लाइमेट की बात कर रहा है। क्लाइमेट हम मुंबई और जयपुर के बीच में हम तुलना कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे में हम सीधी सी बात है जो दिया गया है जयपुर, इसी के अनुसार हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर सीधी से हम क्या लिखेंगे, डैट ऑफ। क्या लिखेंगे, डैट ऑफ के बाद जयपुर, ठीक है, जयपुर लिख लेंगे। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज नॉट एक्सट्रीम एज डैट ऑफ जयपुर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका डन, मतलब पहला। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दोज आर यूजलेस कमेंट्स। सीधी सी बात है, यहाँ पर दोज आपका प्लूरल है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं, इसलिए यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है, ये मैं आपको SW दे रहा हूँ। अगर आप मेरे सेशन को देख रहे हैं प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देखें, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है आप ज़रूर करेंगे, ओके। आप होप मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ओके। इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों सेम तरीके हैं। इसके बारे में, ठीक है, इसके विषय में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत इजी है ये। व्हेन यूज ऑफ द लास्ट इन सेंटेंस ऑफ सेल्फ, सेल्फ्स, ऑन, सीधी सी बात है। जब कोई सेंटेंस हो गया, जैसे कि मान लीजिए आई, ठीक है, माई सेल्फ राइट ए बुक। दूसरा केस हम ले सकते हैं, आई राइट माई सेल्फ ए बुक। चलिए अब इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है और कौन सा यहाँ पर एम्फैटिक प्रोनाउंस है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी वर्ब के बाद, ध्यान सुनिएगा, जो भी वर्ब के बाद सेल्फ या फिर सेल्फ शब्द आए तो समझ जाइएगा वो आपका क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउंस है। क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन है, ओके। तो ये बात क्लियर हुआ है ना। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या है, जब भी वर्ब के बाद सेल्फ या फिर सेल्फ वाले शब्द आए तो ऐसे केस में समझ जाइएगा वो आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ओके। क्लियर हुआ ना। वर्ब के बाद सेल्फ या फिर सेल्फ लगे हों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस वाले के साथ, तो समझ जाइएगा कि वो आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अगर वर्ब के पहले सेल्फ या फिर सेल्फ लगे दिखाई दे, समझ जाइएगा क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे कि हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, आई का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज अगर कर रहे हैं तो माई सेल्फ। ही का क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ, ठीक है। यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, ओके। वी का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ। दे का क्या हो जाएगा, देम सेल्फ। ना यहाँ पे गड़बड़ है, जैसे बता रहा हूँ एक चीज़ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा बता रहा हूँ। चलिए एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ क्या है, बहुवचन है ना, तो यहाँ पर सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे, ओके। और यहाँ पर भी सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे, सेल्फ। यहाँ पर हम लिखेंगे योर सेल्फ्स। एक चीज़ याद रखिएगा, इन सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में केवल यू आपका कॉमन है। क्या कॉमन है, ये आपका योर सेल्फ भी कभी कभी लेता है और योर सेल्फ ही लेता है। क्यों, क्योंकि ये कभी कभी सिंगुलर हो जाता है, कभी कभी प्लूरल हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो कॉमन दिया गया है, योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों इस्तेमाल किया गया है। आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ और योर सेल्फ ही हम लिखते हैं। वी के साथ आवर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, ओके। आई होप यह सेशन आपको मज़ा लग रहा होगा कि बहुत अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट्स करें। चलिए फिर से मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर कि आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, यू के साथ यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, हमें क्या करना है, योर सेल्फ, उसके साथ योर सेल्फ यहाँ पर लिखना। क्यों, क्योंकि यू एक आपका ऐसा यहाँ पर प्रोनाउन जो हम सिंगुलर भी काउंटिंग करते हैं और प्लूरल में, ओके। कैसे, जैसे कि यू आर ए गुड बॉय, सिंगुलर हो गया, आप सभी अच्छे हैं, प्लूरल हो गया ना, तो ऐसे केस में हम राइट करेंगे, ओके। और वी के साथ आवर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, मतलब 1 2 3 यहाँ पर सिंगुलर नहीं, आपका प्लूरल काउंट होगा, बाकी सब सिंगुलर है, ओके। चलिए अब इसी बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं और उसको यहाँ पर करने की हम कोशिश करते हैं, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वन शुड डू हिज ड्यूटी। क्या गड़बड़ है, थोड़ा बताइए। 3 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ। यदि आपने सोचा यहाँ पर हिज, तो आप सही सोच रहे हैं। क्यों हिज यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि आपको पता है जब हम अपने की अंग्रेजी लिखते हैं तो आई के साथ हम आई, ही के साथ हिज, ओके, वी के साथ आवर, दे के साथ
दियर, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स। ओके, तो ऐसे ही केस में हम वन की जो अंग्रेजी लिखेंगे वंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वंस लिखेंगे। इसलिए प्रभु वन शुड डू, वंस ड्यूटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वंस होनी चाहिए। इसलिए मैंने सबके अपने एक अंग्रेजी लिख दिया और इससे क्लियर हो जाए कि हाँ सर सही बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर यही आपका गड़बड़ था। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पर एक चीज़ दिया है आपका हेम सेल्फ, यहाँ पर भी तो बनेगा ना। इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? वन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? केवल वन लिख देंगे। क्यों? क्योंकि वन सेल्फ हम लिखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया, आई होप, मैं ऐसा कर रहा हूँ। सेकेंड है आपका वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हिज पेंडेमिक, हमें महामारी से सब, ठीक है, इसको बचाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है प्रभु? अभी सब मैंने बताया है, आप चेक करेंगे आपको पता हो जाएगा। सीधी सी बात है, मैंने बताया था वे और दे प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए इनके साथ हम सेल्फ नहीं इस्तेमाल करेंगे। तब क्या लिखेंगे? सेल्व्स लिखेंगे, इसलिए आवर सेल्व्स हो जाएंगे। इसका आंसर ये होगा। ओके, वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस पेंडेमिक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड हो गया। उसके बाद थर्ड देखते हैं। द हंटर किल्ड हिम एंड हिज ऑन सन। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है इसमें? सीधी सी बात है, यहाँ पर हंटर की बात है। हंटर यहाँ पर क्या है? ये मेल है। तो ऐसे केस में आपको अच्छे तरीके से है, यहाँ पर ये जो गड़बड़ है यही है, हेम सेल्फ, मतलब यहाँ पर इसका हम क्या लिख देंगे? हेम सेल्फ। क्यों लिखेंगे? क्योंकि कह रहा है कि जो यहाँ पर शिकारी है पहले अपने आप को मारता है, फिर उसके बाद अपने बेटों को मारता है, इसलिए यहाँ पर हिम के साथ सेल्फ का इस्तेमाल किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द हंटर किल्ड हिमसेल्फ एंड हिज ऑन सन। ओके, इसका आंसर यही होगा। फोर देखते हैं, आई डू माई वर्क। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है इसमें? सीधी सी बात है कि वो अपना काम कर रहा है, तो लास्ट में कुछ और भी तो जोड़ेगा। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता रहे हैं ना, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको? माई सेल्फ भिड़ा दीजिए। ठीक है, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, इसलिए आपका आंसर यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम माई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लगाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका डन हो गया। तो हमने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के 4 एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर फिर से कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है और उसको बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश करिए। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5, 6 और 7 और 8, मतलब 4 क्वेश्चन और भी है। सी के बाद यहाँ पर ब्लैंक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर प्रॉब्लम्स। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है यहाँ पर? सीधी सी बात है, मैंने भी जस्ट बताया कि हम रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस पढ़ा रहे हैं, तो इसी के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हर सेल्फ। क्या इस्तेमाल करेंगे? हर सेल्फ। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए हर सेल्फ। ओके, सी हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर प्रॉब्लम, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई, उसके बाद हॉट, उसके बाद ब्लैंक दिया। सीधी सी बात है, आई के साथ क्या होगा? माई, और माई हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? सेल्फ वाला, इसलिए क्या हो जाएगा? आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को क्या किया? दुखी किया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का यही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वे एडेप्ट आवर सेल्फ टू द चेंजिंग क्लाइमेट। दूसरा आपका फिशेस आर एडॉप्टेड टू, ठीक है, एन एक्वाटिक लाइफ। एक चीज़ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एडेप्ट आपका जब शब्द है सिर्फ एडेप्ट, इसमें एडी ना लगा हो, तो ऐसे केस में इसको हम वर्ब कम में काउंटिंग करते हैं, जैसे टू मेक, फिट, ऑफन, बाय मॉडिफिकेशन। इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए वो आपको बताने की यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है? वे एडॉप्ट आवर सेल्फ दिया है। यहाँ पर देखो मैंने क्या दिया है? ADAPT। क्या दिया है? ADP। तो ऐसे केस में हम इसमें जो दिया गया है इसको हम वही रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर दिया है फिशेस आर एडॉप्टेड टू एन एक्वाटिक लाइफ। यहाँ पर हम नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधे से बताया, अगर
एडॉप्ट में ईडी जोड़ गया तो वह एडजेक्टिव का काम करता है। किसका इस्तेमाल क्या काम करता है? वो एडजेक्टिव का काम करता है। ऐसे में हमें क्या कर सकते हैं यहाँ पर? सूटेड बाय नेचर्स कैरेक्टर ऑफ द डिज़ाइन टू पार्टिकुलर्स यूजेज। जैसे फिश आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक मतलब सिंगुलर में ही काउंटिंग करते हैं, बट यहाँ पर जो रखा गया है वो विभिन्न प्रकार की फिशेस होती हैं, तो ऐसे केस में हम फिश का फिशेस राइट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी कोई गड़बड़ नहीं है, इसको हम ऐसे राइट कर लेंगे। एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एडेप्ट का मतलब यहाँ पर जो दिया है इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर ढालना। क्या हो जाएगा? ढालना। ओके, अब यहाँ पर जो दिया है एडेप्टेड, इसका मतलब क्या है? अनुकूल ढल जाना। ठीक है, अनुकूल, ठीक है, अनुकूल ढलना, ठीक है, ढलना होना। चलिए फिर से देखिएगा एडेप्ट और एडेप्ट में अंतर क्या है। एडेप्ट अगर सिर्फ ADAPT लगा हो तो समझ जाइए आपका वर्ब है। ऐसे केस में हमें इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर पहले किया गया है, वी एडेप्ट आवर सेल्फ टू द चेंजिंग क्लाइमेट। दूसरा है फिशेस आर एडेप्टेड हो गया टू एन एक्वाटिक लाइफ। जो फिशेस होते हैं अपने आप से ढाल लेती है ना, वो समझ जाती है तो पर ढाल लेती हैं, तो ऐसे केस में हम फिशेस यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एडेप्टेड किया है यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है, ये यहाँ आपका, ठीक है, जो एडेप्ट है ये आपका क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो आई होप ये जो आज का सेशन है आपको बहुत ही मस्त लगा हो, आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। एक एक चीज़ को यहाँ पर आपको बताया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। शुरू से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बताया गया है, जिसमें ईच अदर वन अदर को बताया गया है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव केस को बताया गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर उससे संबंधित ईरर को बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसमें सेल्फ और सेल्फ लगाकर हम यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वर्ब के बाद आते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस वर्ब के पहले आते हैं। ठीक है, तो आज तक हमने जो क्लास देखे एडेप्ट और एडेप्टेड में भी अंतर को जान लिया। अगर ईडी लगा है तो एडजेक्टिव है, अगर केवल ADAPT है तो वो क्या है? वर्ब है। आई होप आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे क्लास को ज्वाइन किया और इन्जॉय भी किया और अच्छे से ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद। और ऐसे ही क्लास को आप ज्वाइन करते रहेंगे, सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक्स ज़रूर ठोक दीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका भी लाभ हो और आपके क्लासमेट का, और जो नहीं देख पा रहे हैं उनको भी लाभ हो। अगर पेरेंट्स ये देख रहे हैं तो उनको यही कहूँगा कि अपने बच्चों को दिखाएं और उनसे शेयर कराएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक हमारे चैनल में बने रहिए सिलेक्शन गुरुज में। जय हिंद, जय भारत।